नमस्कार। ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। गरीब और मजलूम लोगों के लिए उनके घर घर नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी का गुरूर होते हैं। जालोर के ओडवाड़ा गांव में हजारों लोगों की जिंदगी का गुरूर एक पल में छिन गया। हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल तो होना ही था, लेकिन सवाल यह कि यह अमल किस तरह होगा। डंडे के जोर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को धकेलते हुए उनका आशियाना तोड़ने का जतन होगा या फिर समझाइश का रास्ता होगा। क्योंकि जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं जिन सरकारों के शासनकाल में ये बस्तियां बस गई। जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं जो इतने सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं जो पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी रहे हैं। आखिर कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ओरण यानी चरागाह की जमीन पर ऐसी बस्तियां बस जाने दी। इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको समझाते हैं कि ओरण की जमीन है क्या। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बताएंगे कि ओरण की जमीन होती क्या है। ओरण की जमीन मतलब भगवान की जमीन, चरागाह की जमीन। 10 से लगभग 125 बीघा की जमीन का वो हिस्सा जो किसी के हिस्से में नहीं आता है। वो गांव के बीचों बीच का वो जंगल है जो स्थानीय जिंदगियों के लिए ऑक्सीजन टैंक का काम कर सकता है। मारवाड़ के हर 3 गांव में एक ओरण की जमीन है। सामान्य जनजीवन की जरूरत है आसपास एक खुला क्षेत्र हो। इसी जरूरत ने यकीनन धार्मिक मान्यताओं की शक्ल ले ली। अब मान्यता यह बन गई कि ओरण की जमीन पर न तो पेड़ काटे जा सकते हैं, न डालियां काटी जा सकती हैं, और न ही पेड़ से गिरी लकड़ियां कोई जलावन के लिए उठा सकता है। यहां तक कि अगर इसके अंदर गाय भैंस अगर गोबर कर दें तो उससे भी उठाया नहीं जाता। मारवाड़ में ये ओरण अब गांवों के लिए ऑक्सीजन बन चुके हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो मारवाड़ के 9,000 से भी ज्यादा गांवों में 5 लाख बीघा जमीन पर 3,000 से ज्यादा ओरण बने हुए हैं। जैसलमेर के भदारिया माताजी में तो सबसे बड़ा लगभग 1 लाख बीघा का ओरण क्षेत्र है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं सिर्फ राजस्थान में है। तो आपको बता दें कि ओरण के लिए जमीनें अलग से रखने की परंपरा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के हर हिस्से और हर राज्य में है। हाँ, यह अलग बात है कि इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। मसलन हरियाणा अगर जाएंगे तो इस जमीन को तीर्थ वन या समाधि या गुरुद्वारा वन के नाम से जाना जाएगा। आसाम में जाएंगे तो वहां थान कहा जाएगा। मिजोरम में जाएंगे वहां मावुंड कहा जाएगा। सिक्किम में जाएंगे तो गुम्पा कहा जाएगा, और तमिलनाडु में अगर जाएंगे तो कोकिल नाडू कहा जाएगा। हिमाचल में इन्हें देवन कहा जाता है। महाराष्ट्र में देवराई कहा जाता है। अरुणाचल में गुम्पा और उत्तराखंड में भी इन्हें देववन कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जमीन हर राज्य में, हर क्षेत्र में। खैर, ये तो थी जानकारी ओरण की जमीन के बारे में। मगर ओरण की जमीन पर अतिक्रमण आखिर कैसे होने दिया गया? अगर स्पष्ट कानून नहीं होता तो फिर भी बात समझ में आती कि कार्रवाई हो तो किस नियम से। मगर ओरण की जमीन को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। आईने की तरह एक एक इबारत साफ तौर पर लिखी गई है। कानून कहता है कि चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है तो उस निर्माण में राजस्व भू अधिनियम 1958 की धारा 91 में बेदखली की कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई कौन करता है? तहसीलदार। तहसीलदार की ओर से बेदखली की कार्रवाई तो होगी, साथ ही 50 गुना शास्ति का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अतिक्रमण अगर इसके बाद भी जारी रहता है तो 3 महीने की सिविल कारावास की सजा दी जा सकती है। इसी अधिनियम में धारा 91 का 6 भाग है। वो कहता है, यदि किसी व्यक्ति की ओर से बिना विधिपूर्ण अधिकार के किसी भी भूमि पर अगर दाखिला कर लिया गया है तो तहसीलदार द्वारा लिखित नोटिस के 15 दिन में बेदखल उसको किया जाएगा। और ऐसा करने में वो विफल रहता है तो दोषी को ऐसे में कारावास की सजा होगी जो 1 महीने से कम की नहीं होगी और 3 साल तक हो सकती है। साथ में 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए योर ऑनर, एक पड़ताल बीते 40 सालों में ओडवाड़ा गांव की जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी तय होनी चाहिए। उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। यकीनन हाईकोर्ट की अपनी सीमा है, मगर आपके निर्देश में राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर ये जांच बिठाकर ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश दे दें कि जिन जिन लोगों के दौर में यहां अतिक्रमण पनपा है या जिंदगियां बस गई हैं, कम से कम उनका नाम तो सार्वजनिक रूप से राजस्थान के लोगों के सामने आना चाहिए, ओडावाड़ा और जालोर के क्षेत्र के लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि ये किस्सा ओडवाड़ा गांव या जालोर तक का नहीं, जहां भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण होते हैं
जिनके दौर में पूरी अव्यवस्थाएं पनपती हैं, उनके नाम सार्वजनिक रूप से जाहिर करने की रवायत है अब शुरू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शायद इस परसेप्शन को बदल पाए तो बेहतर है, क्योंकि अब तक तो यह माना जाता रहा है कि सरकारें राजनीतिक चंदे और रसूखदारों के इशारों पर चला करती हैं। आम जनता का सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर सरकारें गरीब को ही क्यों टारगेट करती हैं। नदी नाले और चरागाहों की जमीनों पर रसूखदार उद्योगपति न जाने क्या क्या बना लेते हैं, कहीं फार्म हाउस, कहीं रिसोर्ट और न जाने क्या क्या। मगर कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकारें और प्रशासन इन्हें छूने की जरूरत नहीं करती। क्या एक बुलडोजर ऐसे लापरवाह अधिकारियों और नेताओं के घर तक नहीं जाना चाहिए? समझ में आना चाहिए कि बस्तियां अगर गलत जगह और जमीन पर बसी हैं तो फिर दोष सिर्फ इन लोगों का नहीं बल्कि आप लोगों का भी है। आप लोग जो सिस्टम के अंदर लापरवाहियां और भ्रष्ट तंत्र पैदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्ट तंत्र की भेंट ही पूरा सिस्टम चढ़ जाता है। और इसलिए 40 सालों तक इस जमीन पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि वो सरकारी जमीन पर बैठे हैं, वो चरागाह की जमीन पर बैठे हैं, वो देववन जिसको कहते हैं उस जमीन पर बैठे हैं, वो उरण की जमीन पर बैठे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय जज से हम ये अपील करते हैं कि राजस्थान सरकार को निर्देश दे कि आज के बाद राजस्थान में कहीं भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई होगी तो फिर उन जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक होंगे, उन जनप्रतिनिधियों के नाम भी सार्वजनिक होंगे जिनके कार्यकाल के अंदर ये पूरा अतिक्रमण का कारोबार पनपा है। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। इस शो पर जो मैंने बात कही है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार।